इनविजिबल गेम एपिसोड 5 मेरा पहला केस। सभी लोगों का ध्यान इस वक्त अपनी टीवी स्क्रीन से हट ही नहीं रहा था। किसी ने नहीं सोचा था कि अक्षय यहाँ आकर कुछ इस तरह की बातें करने वाले हैं। ये शो जैसा था आज ये वैसा बिल्कुल नहीं लग रहा था। शालिनी ने कहा, तो क्या उस बच्चे को पूरी जिंदगी जेल में रखना सही होगा? कानून गुनाह की सजा देता है, इसलिए जो गुनाह करेगा उसे तो सजा मिलेगी ही मिलेगी। शालिनी, आपने बिल्कुल ठीक कहा, पर क्या करना होगा क्या नहीं ये सोचना आने वाले वक्त के लिए बेहद जरूरी है। साइको लोग एक क्रिमिनल से ज्यादा एक बीमार आदमी होता है। हाँ, ये कहना सही नहीं है कि कौन सही है या कौन गलत। हमने समाज और लोगों के बीच ऐसा एक माहौल बना दिया है या बनाने की कोशिश करते हैं जिससे पैदा हुआ बच्चा बड़ा होने के बाद अपराधी तो बिल्कुल न बने, वो ऐसा कुछ करे जो लोगों के लिए नुकसान वाला काम तो बिल्कुल ना हो। आप यकीन नहीं करेंगे कि ये काम बचपन से शुरू हो जाता है। एक छोटा बच्चा, उसके परिवार वाले उसे अपने घर में क्या सिखाते हैं? अगर उस बच्चे के माँ बाप लड़ाई कर रहे हो तो वो उस बच्चे के आने से शांत हो जाते हैं या लड़ाई को इस तरह करते हैं कि उनके छोटे बच्चे के दिमाग में कोई गलत असर न पड़े। और यही काम स्कूल में भी होता है। स्कूल उसे अपने आने वाले समय के लिए तैयार करते हैं। उसे अच्छी बातें सिखाई जाती हैं, उसे खेलना, हंसना, नाचना, कूदना और आने वाले समय के लिए उसे एक सपना भी देते हैं। वो उन्हें डॉक्टर, पुलिस, आर्मी, क्रिकेटर्स इन सब के बारे में बताते हैं। वो उन्हें पैसों के बारे में नहीं बताते। वो उन्हें गुंडे, चोर, डाकू, नशा, व्यापार की सलाह नहीं देते, क्योंकि वो जानते हैं कि उन्हें जो सिखाया जाएगा वो ही उनके दिमाग में चलने लगेगा और बाद में वो वही बनेंगे। बचपन में एक बात सब बच्चों को उनके मॉम डैड और स्कूल में सिखाई जाती है कि चोरी करना पाप है। मैं पूछना चाहता हूं कि ये पाप क्यों है और ये पाप आखिर होता क्या है? सच कहूं तो उस वक्त किसी को नहीं पता होता कि पाप क्या है, पर वो बच्चे अपने दिमाग में इस बात को तो पूरी तरह बिठा लेते हैं कि पाप ऐसा कुछ होता है जो सही नहीं है। उसी तरह से साइको इंसान को भी सिर्फ ये बताना है कि वो गलत है, और जब उसका दिमाग ये बात मान जाए तो आप सबकी तरह एक आदमी बन जाएगा। पर ऐसा करना आसान नहीं। एक छोटे बच्चे को उसके खाली और विकसित हो रहे दिमाग को तो चोरी करना पाप है, ये समझाया जा सकता है, पर एक चोर को जो बचपन से चोरी करता आया है और उसे बड़े होने के बाद उसे अगर कोई कहे कि चोरी करना पाप है, तो आप ही सोचिए कि उसका जवाब क्या होगा। मिस्टर कटारिया, आप मुझे इतना और बताइए कि ये साइको किलर किस तरह के होते हैं? आई मीन, हमें कैसे पता चलेगा कि ये साइको हैं, या किस आदमी को कब ऐसा लगता है कि कब वो साइको किलर बन जाता है? जो आदमी साइको किलर है उसे कभी ना कभी तो कुछ होता होगा ना, जैसे बुखार या बीमारी, जिसे हम पता लगा सके कि भाई ये अब साइको बन चुका है। शालिनी, ऐसा पता करना बहुत ही मुश्किल है। हम कभी भी समझ नहीं सकते कि किसी के दिमाग में क्या चल रहा है। आज किसी ने इसकी कोई भी मशीन नहीं बनाई है जो दिमाग की ताकत को, उसकी सोच को जान सके। और रही बात साइको की, तो वो कोई भी हो सकता है। इस हॉल में बैठे लोग भी हो सकते हैं, मैं भी हो सकता हूं, और आप भी। ठीक है। क्या आप ये बता सकते हैं कि एक साइको कब साइको हो जाता है? ऐसा बता पाना काफी मुश्किल है। ये कभी भी किसी भी वक्त अपने दिमाग की उलझन में फंस जाते हैं। इनकी कोई एज नहीं होती, इसका कोई समय नहीं होता। इनके सामने एक ऐसी समस्या या ऐसी चीज, ऐसी कोई अजीब घटना आ जाए तो वो अपने दिमाग का संतुलन खो बैठते हैं। जरूरी नहीं है कि उनके सामने कोई मर्डर कर दे या चाकू, गन को देखकर ही खून करने लगे। वो एक छोटे बच्चे के कार्टून को देखकर भी साइको हो सकते हैं। वो अचानक आपके हाथ में हिल रहे पेन को देखकर भी साइको हो सकते हैं। वो बारिश या किसी की आंख, किसी की नाक, किसी को भी देखकर अपने दिमाग को अपने कंट्रोल से बाहर ले जा सकते हैं। ओह माय गॉड, मिस्टर कटारिया, आपने तो मुझे काफी डरा सा दिया है। अब तो मुझे आपको देखकर और आपकी बातें सुनकर बिल्कुल लगने लगा है कि आप भी साइको ही हैं। इस बात को सुनकर अक्षय के चेहरे पर हंसी आ जाती है। शालिनी ने कहा, तो ये है आपकी बुक की स्टोरी के पीछे का सच। तो आपके अनुसार हम सब एक गेम में हैं। या तो हम उस गेम को खेल रहे हैं या उस खेल में हमें किसी ने शामिल कर लिया है। और हो सकता है कि हम किसी गेम में हो और वो गेम हमें दिखाई नहीं दे रहा हो।
और शायद इस बात को हम इस वक्त झुठला सकते हैं, पर जब वो गेम खत्म होने को आएगा तब हम उस गेम में हार जाएंगे। आपसे बात करके मुझे अच्छा तो बहुत लग रहा है, पर अब मुझे इस बात को कहने में कोई झिझक नहीं होगी कि आपकी बातें सुनकर मेरे सिर में दर्द होने लगा है। मुझे एक और कॉफी पीनी पड़ेगी। मिस्टर कटारिया, आपसे मैं अब बात करना चाहूंगी कि आप हमें अपनी पहली बुक के बारे में बताएं। इस स्टोरी के बारे में बताएं जो आपके हिसाब से एक इनविजिबल गेम है। उस साइको किलर के बारे में हमें और ऑडियंस को बताएं ताकि वो कुछ सीख सके और उन्हें आइडिया लग सके कि असल मायने में आपकी नजर में साइको किलर है कौन और क्या है ये इनविजिबल गेम। ओके मिस शालिनी, वैसे तो मैं अपनी बुक के बारे में या स्टोरी सुनाने नहीं आया था, पर अब मुझे लगता है कि मुझे यही करना चाहिए। वैसे भी मुझे नहीं लगता कि अब आपके पास पूछने या लोगों के लिए सुनने का इससे अच्छा टॉपिक हो सकता है। इनविजिबल गेम फर्स्ट बुक, ये केस मेरे पहले केस के रूप में सामने आया था। उस वक्त मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि जिंदगी के कुछ ये रंग भी हो सकते हैं। उस वक्त मेरी एज करीब 23 साल की थी। ये केस मुझे यूं ही मिला था। मेरे कहने का मतलब है कि ये केस मुझे मेरी काबिलियत पर नहीं मिला था। वैसे भी मुझे सीबीआई ज्वाइन किए 8 महीने ही हुए थे। उन 8 महीनों में मेरी काबिलियत क्या होगी मुझे खुद नहीं पता था। किसी और को तो क्या पता होने वाली थी। एकदम आम केस, बस मीडिया ने इस केस को इतना बड़ा चढ़ा के पेश किया कि गवर्नमेंट को मीडिया को मुंह बंद करने के लिए सीबीआई को बीच में लाना पड़ा। सीबीआई के आते ही सब लोगों को लगता है कि भाई गवर्नमेंट कुछ काम तो कर रही है। वो धीरे धीरे शांत हो जाते हैं और जैसे जैसे वक्त गुजरने लगता है वैसे वैसे लोग और मीडिया दोनों ही अपने केस से ध्यान हटा लेती है। इस बीच में मीडिया और लोगों को एक और बड़ा और न्यू केस मिल जाता है, वो सब उसमें बिजी हो जाते हैं। ऐसा ही होता आया है और होता रहेगा। बस लोगों का ध्यान हटते ही फिर मीडिया को कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो केस जरूरी था भी या नहीं। किसी फिल्म की तरह एक गई तो दूसरी आई और दूसरी गई तो तीसरी। शालिनी देसाई और अक्षय कटारिया आज इस शो में अक्षय की लिखी गई किताबों के बारे में बात करने वाले थे। उन किताबों में लिखी कहानियां सच हैं ये कोई नहीं जानता था और अब तक तो ये बात भी किसी को नहीं पता थी कि ये सभी कहानियां अक्षय ने खुद अपने केस और जिंदगी के अनुभवों पर लिखी हैं। यहाँ अक्षय क्यों आए हैं, एक बार को तो सब लोग इस बात को थोड़ा भूल से गए थे। सभी लोग अक्षय की बुक में लिखी गई कहानियों को सुनना चाहते थे। जिन लोगों ने ये बुक पढ़ी थी उनका ध्यान भी अब इसी बात पर था कि अक्षय अपनी कहानियों को कैसे कहेंगे, और जिन्होंने नहीं सुनी थी उनके एक्साइटमेंट इस वक्त काफी ऊपर था। शालिनी देसाई ने उन कहानियों को अपने शो में कहने के लिए अक्षय से कहा और अक्षय इन सब बातों को मान भी गए थे। अक्षय ने अपनी बात रखते हुए कहा, यह बुक उतनी ही सच्ची है जितना मैं और आप। ये केस उस तरह से कभी भी सामने किसी के नहीं दिखाए गए थे जिस तरह से उनको सबके सामने आना चाहिए था। गवर्नमेंट के इसके कारण अपने अलग ही होते हैं। वो लोगों तक कम से कम इन सब के बारे में इंफॉर्मेशन पहुंचाना चाहते हैं। उनका इसके पीछे का कारण सिर्फ इतना होता है कि वो नहीं चाहते कि आम लोगों में डर ज्यादा हो जाए। अगर डर का डोज ज्यादा हो जाए तो आप लोगों की भीड़ के बीच में भी आप अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करेंगे। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए कुछ बातों को छुपाया जाता है। मेरा पहला केस मुझे 2005 में मिला। मुंबई कहने को तो सपनों की नगरी, जहां बेशुमार पैसा और शोहरत है लोगों के पास, पर जैसा मुंबई के बारे में सोचते हैं वो उससे बिल्कुल अलग है। वहां लोग अक्सर इस रंगीन दुनिया के रूप को जीने के लिए आते हैं, पर वहां की जिंदगी इतनी आसान नहीं है जितनी लोग समझते हैं। हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, एक जो हमें दिखाया जाता है और एक जहां अब सचमुच होते हैं। मेरी कहानी मुंबई में शुरू हुई, पर इस कहानी में वैसा कुछ नहीं था जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले यहां कहा। वो तो बस मैं यूं ही मुंबई के बारे में थोड़ी इंफॉर्मेशन दे रहा था। 12 अगस्त रात के 3 बज रहे थे। मुंबई कभी सोती नहीं है, इसीलिए यहां लोगों की रक्षा दिन और रात हमेशा पुलिस करती है। 12 जुलाई का दिन भी कुछ ऐसा ही था। रात के लगभग 3 बज चुके थे। मुंबई सेंट्रल आज सुबह से बहुत तेज बारिश हो रही थी और रात होते होते अब वो बारिश रुक गई थी। वैसे तो मुंबई में सर्दी में भी गर्मी ही पड़ती है, पर आज सुबह से हो रही तेज बारिश के चलते रात को बहुत ठंड हो चुकी थी। यूं अचानक हुई ठंड से सब लोग थोड़ा परेशान हो गए थे। मिनी रोड रोज की तरह अपनी चाय की टपरी पर सब बैठे हुए थे। आज कुछ लोग ठंड से इस कदर परेशान हो गए थे कि अब उन्हें यहाँ चाय की टपरी के पास आग लगाकर बैठना पड़ा। आग के लगते ही
अब उसकी दुकान पर बैठे ग्राहकों को काफी आराम मिल रहा था। उस चाय की टपरी का मालिक चाय बना रहा था और उसकी दुकान पर काम करने वाला लड़का सब लोगों को चाय दे रहा था। यहाँ बैठे सब लोग अपनी अपनी बातों में बिजी थे और तभी सामने से एक पुलिस जीप आती हुई नजर आई। दुकान पर काम कर रहे आदमी की नजर जैसे ही उस जीप पर पड़ी, उसके चेहरे पर एक खुशी आ गई। उसने आवाज देते हुए कहा, ओए राजू, इधर सामने मात्रे साहब की गाड़ी आ रही है, पहले उन्हें चाय दे। राजू खुश होता हुआ मालिक के पास गया और वहां से एक चाय को अपने हाथ में लिया। उसके बाद वो अपनी दुकान के सामने उस चाय को लेकर खड़ा हो गया। वो अपने दाहिने हाथ की तरफ से उस जीप को आते हुए देख रहा था। वो कार धीरे धीरे आ रही थी। कुछ ही देर में वो कार राजू के पास आई और वो रुकी नहीं। वो उसके लेफ्ट हाथ से होती हुई राइट की तरफ चली गई। इस तरह पुलिस जीप के जाने से राजू को थोड़ा अजीब लगा। उसके हाथ में चाय अभी भी रुक सी गई थी। उसने पीछे मुड़कर अपने मालिक के चेहरे को देखा। उसने कहा, चाचा, मात्रे साहब तो आज बिना चाय पिए ही चले गए, उन्होंने अपनी जीप तो रोकी ही नहीं। कोई बात नहीं, उन्हें कुछ जरूरी काम होगा इसीलिए चले गए, वो राउंड पर ही हैं, वो वापस आकर पी लेंगे। तो मैं अब इस चाय का क्या करूं? वो मालिक थोड़ा हंसते हुए बोला, इस चाय को तू ही पी ले। इस बात को सुन राजू ने हैरान होते हुए कहा, क्या मजाक कर रहे हो चाचा? ये बिना पानी की चाय जो आप खुद भी नहीं पीते, वो आप आज मुझे पिला रहे हो? इस बात को सुनकर वहां मौजूद सब लोग हंसने लगे। चाचा ने कहा, बेटा तू लायक तो पानी वाली चाय के भी नहीं है, पर कोई बात नहीं, तो इस चाय के पैसे ही तुझसे लेने पड़ेंगे। इस बात को सुनकर राजू के चेहरे पे थोड़ी हंसी आ गई और वो कुछ बोलता है इससे पहले एक हॉर्न की आवाज ने उसका ध्यान अपनी ओर खींचा। कार का हॉर्न लगातार जोर जोर से बज रहा था। इस आवाज को सुनकर सब लोग थोड़ा हैरान थे और जब उन्होंने उस आवाज का पीछा किया तो देखा ये हॉर्न उसी जीप के अंदर बज रहा था। उन्होंने देखा कि वो जीप सामने लगे एक पेड़ से टकरा गई है और वो वहीं खड़ी है और उसी में से हॉर्न अभी तक बज रहा था। कार बहुत ही स्लो थी। इस तरह का नॉर्मल एक्सीडेंट होना बहुत नॉर्मल था और अब जब लोगों ने इस पुलिस जीप को देखा तो उस चाय की दुकान के सभी लोग उस जीप के पास भागे। चाचा और राजू भी अपनी दुकान को यूं छोड़कर उस ओर चले गए। उन्होंने जाकर देखा तो कार सिर्फ पेड़ से जाकर रुकी थी, वो टकराई बिल्कुल भी नहीं थी। उन्होंने जीप के शीशे को साफ करके देखा कि अंदर पुलिस इंस्पेक्टर मात्रे बैठा था। उसका सर उस कार के हैंडल पर टिका था और उसके सर के वहां रहने से लगातार हॉर्न बज रहा था। चाचा ने उस कार के शीशे को खटखटाया और कहने लगा, मात्रे साहब, आप ठीक तो है ना? उस बूढ़े चाचा ने करीब 4-5 बार आवाज दी पर अंदर से कोई भी आवाज नहीं आई। ये कोई एक्सीडेंट तो नहीं था, पर फिर भी इंस्पेक्टर मात्रे अब कोई जवाब नहीं दे रहे थे। सब लोग हैरान थे। इसीलिए अब चाचा ने कार का दरवाजा खोला और मात्रे साहब के कंधे पर हाथ लगाकर उन्हें उठाने की कोशिश की, पर अब जब वो इस तरह भी नहीं उठ रहे थे तो चाचा ने अपने हाथों से इंस्पेक्टर मात्रे के सिर को उस हॉर्न से उठाया और सीट के पीछे किया। ऐसा करते ही हॉर्न बंद हो गया। सब लोग हैरान थे कि आखिर मात्रे साहब को क्या हुआ है। उन्होंने एक बार फिर से नीचे की तरफ देखा तो सब लोगों का दिल दहल गया। मात्रे साहब का नीचे का पूरा शरीर अब उनके शरीर से गायब था, यानी उनके धड़ को किसी ने उनके सीट बेल्ट से टिकाया हुआ था। उस तरह एक पुलिस अफसर का आधा कटा हुआ शरीर देखकर सब लोग हैरान थे। सब लोगों के दिल की धड़कन बढ़ सी गई थी। किसी ने नहीं सोचा था कि वो कुछ इस तरह का मंजर भी देखने वाले हैं। यहाँ मौजूद हर शख्स अब सिर्फ उस कार में मात्रे के कटे शरीर को देख रहा था। ये नजारा बहुत ही डरा देने वाला था। राजू और चाचा दोनों ही इस वक्त काफी घबरा